बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर वॉल्कर बोस्कर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे में हैं और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। इस दौरे में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का जो हल है वो नागुज़ीर है और मसला कश्मीर जो है उसकी तमाम तर नोयत और कश्मीर की जो तमाम तर सूरत हाल है उससे आगाह भी हैं। और मशरिक़ वुस्ता के अमन की भी बात की उन्होंने, साथ ही साथ फ़लस्तीन के अमन की भी बात की उन्होंने कहा। और फ़लस्तीन के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इसराइली तसल्लुत को ख़त्म किया जा सके। और शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों और काविशों को भी उन्होंने सराहा, पाकिस्तान के किरदार को सराहा, अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कोरोना के तदारुक के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। और ये इस दौरे की नौयत को भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ फ़लस्तीन के हवाले से आपको ये खबर दें कि इस आयरलैंड ने जो पहला यूरोपीय मुल्क है उसने यूरोपीय मुल्क होते हुए इसराइल को जो है नाजायज़ करार दिया और इसराइल के ख़िलाफ़ अपने पार्लियामेंट के अंदर करारदाद भी लाई और जो है इसराइली सफ़ीर को वहाँ से मुल्क बदर करने के लिए भी वो करारदाद ला रहे हैं। उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट है कि पहला यूरोपीय मुल्क सामने आया है जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है फ़लस्तीनियों के हक़ में। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वाक़यात की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन साहब, उनके बयान की बात करेंगे। उन्होंने बयान दिया कि बजट जो आने वाला है, बजट में IMF की शराइत को जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ेगी और जो है गर्दिशी कर्जे भी नहीं बढ़ेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है IMF की पॉलिसी के होते हुए कि IMF की पॉलिसीज़ को भी पूरा करेंगे और बिजली की कीमत भी ना बढ़े और जो है महंगाई भी ना बढ़े और महंगाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश भी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर जो कीमतें हैं उनकी कीमतों का तयन भी करेंगे। तो बहुत से वादे, बातें, दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब मुमकिन है IMF की पॉलिसी के होते हुए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो बयान दागा है। उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने गर्दिशी कर्जों को लेकर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो है वो गड्ढा खोदा गया है और आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और जहां बयान आना था तो फिर हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से भी जवाबी हमला होना था। तो इस जवाबी हमले में ये भी सवाल उठाया गया कि आप अपने गर्दिशी कर्जों की जो तारीख है उसको देखें कि आपने खुद कितने गर्दिशी कर्जे लिए थे। तो दोनों तरफ से कर्जे तो लिए जा रहे हैं लेकिन किसी किस्म का हल नहीं है। मसला यह है कि कर्जे लिए जाते हैं और उसका बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर और कर्जों का जो हजम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं लेकिन आज इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और PDM की सियासत के ऊपर बात करेंगे। तो नून, शीन और अब मीम जो है वो भी सामने है और बहुत ही जारहाना किस्म की सियासत है। जबकि PDM के अंदर वापसी जो होनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर नून लीग के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं और दो ग्रुप्स नून लीग के अंदर भी सामने आ चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ ने जो है हामी ग्रुप है उसको खामोश रहने की तलकीन कर दी है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया बहुत जारहाना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो हम इन्हें वापस आने देंगे और उसके जवाब में परवेज़ अशरफ कहते हैं कि माफ़ी तो नून लीग को हमसे मांगनी चाहिए क्योंकि अगर ये हमसे माफ़ी मांगेंगे तो ही हम वापस आएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी को मौसर बनाया गया, हमारी पॉलिसी को देखा गया। इस्तीफों की पॉलिसी से जो इनकार था वो हमारा मौक़िफ़ था और इसी को ही तस्लीम भी किया गया। तो हमारी पार्टी की जीत हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन हैं और उन्होंने तिबी मैदान के मुतालिक कहा कि कारोबारी अफराद जो हैं वो अमराज़े कल्ब के जो लोग हैं उनसे पैसा बटोरने के चक्रों में हैं। जो अमराज़े कल्ब के मरीज़ हैं और जो अमराज़े कल्ब के अदारे हैं उनके ज़रिए से वो पैसा बटोरने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अहम इंकशाफ हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा जो इस हुकूमत का मॉडल सूबा है, हर बात में मिसाल दी जाती है खैबर पख्तूनख्वा की कि खैबर पख्तूनख्वा ऐसा है, खैबर पख्तूनख्वा वैसा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में वो है। देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस, खैबर पख्तूनख्वा के हालात वाक़यात शायद कि कोई वो बहुत ही डेवलप्ड सूबा है और उसी को देखना चाहिए बाकी सूबों में। लेकिन अहम इंकशाफ ये है कि उस सूबे के अंदर सिर्फ
सिर्फ एक रजिस्टर्ड कार्डिक सर्जन है, यानी कि जहां वहां पर जो दिल के बाकी मरीज हैं वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करने वालों के हाथों जो हैं वो लाचार हैं इलाज करवाने के लिए, और वहां पर प्रैक्टिसेस जारी हैं। और एक कार्डिक सर्जन का, सर्टिफाइड कार्डिक सर्जन का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस इस पर मुकम्मल तौर पे बरहम हैं और उन्होंने इस बात के ऊपर एक्शन भी लिया है। दूसरी जानिब गोल्डन हैंडशेक के हवाले से भी बात की, क्योंकि स्टेट बैंक की अपील है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो स्टेट बैंक के अंदर जितने भी अमला है उसको फारिग कर देना चाहिए। ये इंतहाई नाअहल किस्म का हमला है गोल्डन हैंडशेक के ऊपर, ये उनका रद्द अमल था। और कराची के हालात वाक़यात के मुतालिक भी बात करेंगे, क्योंकि समंदर किनारे बसता हुआ शहर है, लेकिन कराची के बासी जो हैं वो पानी को तरस रहे हैं और कराची में पानी का मसला जो है वो बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, सालों से यही मसला है और जूं ही गर्मियां आती हैं, हालांकि वहां पर सर्दियों में भी ये मसाइल रहते हैं, लेकिन जूं ही गर्मियां आती हैं तो यह मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और जो हुक्काम बाला हैं उनको उस वक्त होश आता है। वफाक और सिंध में पानी की जंग भी चल रही है। सिंध वफाक को कहता है कि आप मुझे पानी नहीं देते, वफाक कहता है कि हमने पानी का सारा जखीरा आपको दिया हुआ है जो आपके हिस्से का है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तरबेला डैम के अंदर जो पानी है वो डेड लाइन तक पहुंच चुका है। यह भी एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है, क्योंकि पानी का जखीरा नहीं है तो डैम क्यों नहीं बन रहे। और डैम बनने की बातें होती हैं लेकिन डैम बनते नहीं है मजीद, और जब पानी खत्म होने लगता है तो हमें परेशानी सताने लगती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो अहम कॉन्फ्रेंस है उसको भी वो भी होने जा रही है, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो मामलात हमने उठाने हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, तब्दीली से निपटने के लिए संजीदा हैं। और ये बात उन्होंने बयान दिया जब कल 10 बिलियन ट्री का आखिरी पौधा जो है वजीर आजम साहब ने लगाया और ये मंसूबा अपनी तकमील को पहुंचा। इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी दी गई उन्हें और ब्रीफ भी किया गया। तो इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तो जनाब नवीद अमान साहब मुसन्निफ और कॉलम निगार हैं, हमारे साथ तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आमद का। सबसे पहले तो बात करेंगे जनरल असेंबली के जो सदर हैं वॉल्कम बोस्कर, वो पाकिस्तान आए हैं, उनके दौरे को किस तरह से देख रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अहम बातें और बहुत ही अहम बयानात दिए हैं, तो इन तमाम बयानात को किस तरह से देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल असेंबली के सदर के पाकिस्तान के दौरे में सबसे अहम बात ये आई है कि पाकिस्तान को कश्मीर का मसला बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। ये मामला पाकिस्तान का है, आवाज़ पाकिस्तान को उठानी चाहिए, जबकि तलकीन वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले को आलमी फोरम्स पर मौसर तरीके से उठाने में कामयाब नहीं रहा और इसको मौसर तरीके से सफारतकारी के अमल को बरूए कार लाते हुए इसको उठाना चाहिए था। कश्मीर का एनेक्स होना ही इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सफारतकारी में आलमी सतह पर कामयाब नहीं रहा। तो पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सफारती सलाहियतों को बरूए कार लाकर आलमी सतह पर तमाम फोरम्स पर कश्मीर के मसले को उठाना होगा। और ये उन्होंने जोड़ा है इस कश्मीर के मामले को फ़लस्तीन के साथ। देखिए कश्मीर का मामला शुरू से फ़लस्तीन के साथ जुड़ा हुआ था। फ़लस्तीन के आप कश्मीर का मामला जैसे ही पाकिस्तान के हाथ से निकला, फ़लस्तीन का मामला भी निकल गया। वजह यह है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर अपने मौक़िफ़ को कामयाबी से आगे बढ़ाने में और मनवाने में कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपना मौक़िफ़ कैसे साबित कर सकता है सही। और उस मौक़िफ़ को कैसे गलत कह सकता है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर गासबाना कब्जा। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कहाँ कमी है? कमी तो यहाँ पे है कि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी में और सफारतकारी में तसलसल नहीं होता। और ये खारजा पॉलिसी एक तसलसल का नाम है। ये ब्रेकअप के साथ खारजा पॉलिसी हमेशा शटर हो जाती है। तो ये लॉबिंग जो इंटरनेशनल सतह पे लॉबिंग है वो एक बहुत बड़ा एक फील्ड है और उसको साइंटिफिक अंदाज से लेकर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक जुमला कोट करूँ, मतलब एक जुमला देने की कोशिश करूँ तो वो ये होगा मेरी तरफ से कि अगर हम देखें पूरे सिनेरियो में तो जिस तरह बाहर ममालिक की हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, दीगर ममालिक की बात करते हैं जो कि जा रहे हैं और करप्ट हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन अगर देखा जाए
तो उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो मुस्तकिल होती है और उनकी अंदरूनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बदलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली ये मामला उल्टा होता है, हमारी अंदरूनी पॉलिसी बदल जाती है और जो खारजा पॉलिसी है वो बदलती रहती है और अंदरूनी पॉलिसी वैसी की वैसी रहती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमें आलमी सतह पर कामयाबियां नहीं मिलती, क्योंकि हम उस मुसलसल अमल को जारी नहीं रखते। ये वो अमल है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना मौक़िफ़ उनके दिमाग में सरायत करना होता है, और इसके लिए अमेरिका में हिंदुस्तान की और इसराइल की लॉबिंग कंपनीज काम करती हैं पूरी दुनिया में अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए। हमें एक मुसलसल अमल के तहत अपने मौक़िफ़ के लिए ऐसी लॉबिंग कंपनीज को लेना होगा या अपने सफारतकारों को मुतहरिक करना होगा, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर सफारतकारी करके अपने मौक़िफ़ को सही साबित करें। जो पाकिस्तान की नाकामी यह है कि सही होने के बावजूद पाकिस्तान उसको साबित नहीं कर पाता, जबकि इसराइल और अमेरिका वगैरह वो अपने गलत मौक़िफ़ को भी सही साबित करवा लेते हैं, सिर्फ सफारतकारी और लॉबिंग के जोर पर। सही, लॉबिंग के ज़ोर पर वो करवा लेते हैं इसके अपने जो मौक़िफ़ होता है उसको। साथ ही साथ उन्होंने आज अफ़गान अमन अमल पे भी बात की। उन्होंने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की और वाकई पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में से जो अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की बात हो रही थी, क्योंकि अभी जो ख़ास बात हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो फ़ौजी अड्डे देने की बात कर रहा है, लेकिन ये एक सरासर कॉन्स्पिरेसी है और इसके मुतालिक जो खारजा अमूर की तरफ से अब वहाँ से भी बयान आया कि पाकिस्तान का कोई अड्डा जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो इन तमाम तारीफ़ों के बावजूद पाकिस्तान की जो हैसियत है अक़वाम मुत्तहिदा में वो क्यों तस्लीम नहीं होती पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली तमाम की तमाम बातें? अफगानिस्तान के या सिर्फ तारीफ़ों तक बात है? अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहा है और मज़ीद अहम होगा। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहम हो जाएगा, और अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के हालात पर पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कोशिश है कि वहाँ से सितंबर तक निकल जाए, लेकिन अमेरिका की ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालकर पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डों को हासिल किया जाए। ये मंतक समझ से बाहर है कि अगर आपने अफगानिस्तान से निकलना है और बिल्कुल सरहद पार करके फिर वहीं बैठ जाना है तो अफगानिस्तान से निकलने की क्या ज़रूरत है, बिला जवाज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ से निकल के अपने आप को बेहतर जगह पे ला के वही काम दोबारा करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका की इस चाल को, इस टैक्टिक को समझ चुका है, लिहाजा अभी तक तो पाकिस्तान ने रजिस्ट किया है और अमेरिका को किसी किस्म के अड्डे देने से के बारे में हामी नहीं भरी। पाकिस्तान को बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल का सामना है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए तो पाकिस्तान वो जो अफगानिस्तान में रद्द-ए-अमल आएगा उसका असर पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान अब इतने बरसों की कुर्बानियों के बाद इस पोजीशन में नहीं कि अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली किसी भी गर्म हवा को पाकिस्तान बर्दाश्त करे। सही, और इस दौरे के अंदर उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की, उसको भी डिस्कस करेंगे कि फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ जो इसराइल के तसल्लुत का ख़ात्मा है उसके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ महज बातें ही बातें हैं, और बातें करने को तो बहुत सी बातें हम कर लेते हैं और दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और बहुत से अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जनरल असम्बली के किरदार को कैसा देख रहे हैं, और जो अभी बयान दिया उन्होंने पाकिस्तान आके उस बयान को कैसे देख रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से? जनरल असम्बली का किरदार तो खैर बहुत ही अहम है, अब लेकिन नज़र नहीं आता। हाँ है, तो अहम तो है लेकिन नज़र नहीं आता। जो आलमी ताकतें हैं और जो अरब दुनिया है उन्होंने दोनों तरफ से अपना किरदार अदा नहीं किया। OIC और अरब लीग ने इस हालिया हमले में जिसमें इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, लोग इसको जंग कहते हैं, मैं इसको हमला कहता हूँ क्योंकि ये हमला था। इस हमला में मिडल ईस्ट की तमाम ताकतों ने कोई किरदार अदा नहीं किया सिवाय एक मज़म्मती बयान के। इस कमज़ोरी की वजह से फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो पाता। और जो दूसरी ताकतें हैं, मगरब की ताकतें हैं, अमेरिका है, बरतानिया है और जो वीटो पावर्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने मुफादात की वजह से, चूँकि उनके मुफादात अरब वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो और इसराइल के साथ भी बराबर के जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वहाँ पर प्रेशर जनरेट नहीं करते फ़लस्तीन के मामले में, क्योंकि मुसलमान बहरहाल जिन जिन ममालिक में हैं वहाँ पर
उनको उनका एक अच्छा तासुर नहीं है, उनको शिद्दत पसंद के तौर पे समझा जाता है। मसलन चाइना में भी उनको ऐसे ही समझा जाता है, लिहाजा चाइना भी वीटो कर देता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो बहरहाल बुनियादी वजह क्या है इसकी? हालांकि पाकिस्तान जितने भी मुसलमान कौम है वो शिद्दत पसंद तो है नहीं, बुनियादी वजह क्या है? क्या इस्लामोफोबिया का खौफ है जिसकी वजह से एक जो है इमेज क्रिएट कर दिया गया कि ये लोग शिद्दत पसंद हैं? मुसलमान असल में सफारतकारी में और आलमी सियासत में कमज़ोर हैं। सही, ये बुनियादी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने सही मौक़िफ़ को और अपने सही दीन को और अपने सही तालीमात को भी सही तरीके से पोर्ट्रेट करने में कामयाब नहीं होते। तो ये उनकी नाअहली है कि वो सफारतकारी में और आलमी सियासत में अपनी महारत का वो मुजाहरा नहीं करते जो मगरब और गैर मुस्लिम अक़वाम करती हैं। सही, ये वजह है। सही, ये बुनियादी वजह है। साथ ही साथ एक खुशी की खबर भी ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से यूरोपीय मुल्क जो है, पहला यूरोपीय मुल्क कह सकते हैं कि आयरलैंड जो है वो सामने आया, उसने फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की तायीद की, उसने फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की बात की। कल उनके पार्लियामेंट के अंदर भी करारदाद पेश की गई और इसराइल के जो सफ़ीर हैं उसको वहाँ से निकालने की भी बात की गई। और इस किरदार को किस तरह से देख रहे हैं, आयरलैंड के किरदार को, और फ़लस्तीन का जो जारहाना और फ़लस्तीन का जो रवैया था इस इसराइली हमले के बाद वो इतना मजबूत और मुस्तहकम साबित हुआ कि हर तरफ से आवाज़ें भी उठना शुरू हुई। तो आयरलैंड का ये जो अमल है वो कितना खुश आइंद है और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए? अच्छा, फिर जो फ़लस्तीन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें जो बेहतरी आई है या जो प्रेशर फील किया गया इसराइल की तरफ से, वो गैर मुस्लिम ममालिक से उठने वाले रद्द-ए-अमल की वजह से हुआ। मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई ऐसा मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, कोई एहतजाज ऐसा नहीं नज़र आया जो इसराइल या अमेरिका को प्रेशराइज कर सके। बरतानिया में आप देखें कि मैं खुद बरतानिया में रहा हूँ, लंदन में 1000 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। लंदन में तकरीबन 2 लाख लोगों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया और वो पूरी दुनिया में उसने एक क्योंकि देखा जाए तो सिविलाइज नेशंस कहलाई जाती हैं ये अक़वाम, और वहाँ पर एहतजाज के लिए लोग निकलते ही बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि उन्हें अगर कोई मौक़िफ़ वाज़े नज़र ना आ रहा हो तो वो बाहर नहीं निकलना पसंद करते। हालांकि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मुआवजा किया जाए तो यहाँ अगर कोई बात भी ना हो, 10 बंदे बाहर निकले हों तो उनके साथ 50 ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। डबलिन में मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मैं गया डबलिन, मैंने देखा वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं जहां भी दुनिया में जुल्म होता है। तो आयरलैंड ने सबसे ज़्यादा मौसर किरदार अदा किया, पूरे यूरोप को, पूरी इस्लामी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। उन्होंने ये साबित किया कि इस्लामी दुनिया का ये इशू था, अगर इस्लामी दुनिया और अरब ममालिक ये इशू को हाईलाइट करते, इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते तो फ़लस्तीन का मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। और आप ये देखिए कि ये वो हमीयत है जो आयरलैंड ने शो की है, ये हमीयत अरब वर्ल्ड को शो करनी चाहिए थी, मुसलमान ममालिक को करनी चाहिए थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी, तुर्की और मलेशिया, ईरान जैसे ममालिक को बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से करनी चाहिए थी जो आयरलैंड ने की। उन्होंने अपने सफ़ीर, इसराइल के सफ़ीर को भी उन्होंने दे टुक हिम टू टास्क, और इसी तरीके से जो उनका रद्द-ए-अमल आया है उसके वजह से इसराइल पिछले कदम पर गया है। और ये जितनी भी तब्दीली है ये यूरोपीय ममालिक, आयरलैंड, अमेरिका और इटसेल्फ इसराइल के अंदर से जो आवाज़ उठी है इसराइल की हुकूमत के इकदाम के खिलाफ, उसकी वजह से ये हमले रुके हैं। सही, ये हमले रुके हैं। दुआ गो यही है कि फ़लस्तीन के हालात व वाक़यात बदलें, फ़लस्तीन की आज़ादी जो है वो हो, और इसी तरह कश्मीर की आज़ादी भी हासिल हो। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, उनके बयान से बात करना शुरू करूँगा पाकिस्तान के अंदरूनी वाक़यात की। तो जो वज़ीर ख़जाना है हमारे, वो कहते हैं कि हम, क्योंकि बजट भी आने वाला है, तो वो कहते हैं कि बजट IMF में शराइत हम पूरी करेंगे, लेकिन बिजली भी नहीं महंगी होगी, महंगाई के ऊपर भी हम कंट्रोल करेंगे, साथ ही उन्होंने कहा तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। जबकि IMF की पॉलिसी यही है कि बिजली के रेट बढ़ा दो, जो अशिया खुरोनोश हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दो, यानी कि जो आवाम के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डालने की कोशिश की जाती है। तो दूसरी जानिब शराइत पूरी करने की बात है, दूसरी जानिब ये इस तरह के वादे दावे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई ही कोई शराइत के ऊपर बगैर जो है बजट पेश कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तरीन साहब ने सिर्फ लफ्ज़ों से तसल्ली देने की कोशिश की है। ये वही तरीन साहब हैं कि जब उन्हें वज़ारत ख़जाना की पेशकश की गई थी
तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश कर दी थी कि वो इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से ये हालात पैदा हफीज हुए। शेख साहब के जाहिर है कि इमरान खान के अंडर ही था ना वो सारा खजाना का और मुल्क के मईशत का मामला चला, चाहे उसको हफीज और शेख IMF के साथ हमने बहुत ज्यादा जो है उन्होंने दबाव के साथ हमारा और बहुत सख्त किस्म की शराइत के साथ तो इन्हें भी वो सारा कुछ मानना पड़ेगा और ये उसमें से रिलीफ कुछ भी नहीं दे सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि जी हम बिजली नहीं बढ़ाएंगे, तो बिजली कब तक नहीं बढ़ाएंगे? ये अगर बजट के दौरान बिजली नहीं बढ़ाएंगे तो उसके बाद में बढ़ा देंगे। सही। तो इसलिए ये महंगाई तो अब रुकने वाली नहीं है। सही। ये सिर्फ तसल्ली दावे वादे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, सब्सिडीज दी जाएंगी और चीनी, आटा, खुर्दनी तेल और जो इमरान खान साहब तो सब्सिडी के वैसे ही खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि सब्सिडी किस लिए दी जाए आपको, जबकि पूरी दुनिया में अवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं और हुकूमतें वो बोझ बर्दाश्त करती हैं सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के लिए। सही। लेकिन अगर कल देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी योमिया रिकॉर्ड के रिकॉर्ड टूटे हैं। 2 अरब से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ है। तो वज़ीर जो ख़जाना है उन्होंने इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से भी हम निकल जाएंगे इस सूरत हाल की वजह से, और इतना बड़ा रिकॉर्ड जो हमने कायम किया है वो काबिल तहसीन है। और उसी हवाले से उन्होंने बजट के हवाले से भी बात साथ में कर दी कि उसमें भी हम जो है अच्छी पेशरफ्त और अच्छे नतायज सामने लाएंगे। देखिए स्टॉक एक्सचेंज तो ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी और तेजी चलती रहती है। अच्छा। एक खबर, एक बिहेवियर उसमें उसको क्रैश कर सकती है और सियासी अदम इस्तेहकाम हमेशा क्रैश के लिए तैयार रहता है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर जो तेजी है उसको मुल्क की मईशत से ताबीर ना किया जाए। आप ये देखा जाए कि आम आदमी के घर खाना मिल रहा है, या नहीं बन रहा? उसके घर चूल्हा जल रहा है, उसके घरों में यूटिलिटी बिल्स देने के लिए पैसे हैं, उनके घर बच्चों की फीसों के लिए, इलाज मुआवजे के लिए उनके पास वो आसूदगी और सहूलत मौजूद है या नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज चूंकि इस वक्त तेजी पर है तो मुल्क की मईशत तेजी पर है, आप इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। यानी आपको कहीं भी नहीं लगता कि अभी कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल होने जा रहा है? बजट में कीमतें भी बढ़ेंगी और तनख्वाहें तो बढ़ने की बात की है, पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती। अगर 10% तनख्वाहें बढ़ेंगी तो 20% उसमें इजाफा हो जाएगा, तो उससे आप ये समझें कि 10% मजीद तनख्वाहें कम हो जाएंगी। सही। यानी कि ये असूल अपनाया जाएगा। साथ ही साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी मैशत के हवाले से बात की, क्योंकि हर तरफ बजट और मैशत की बातें हो रही हैं और बड़ा ही जोर है सियासी मैदान के ऊपर भी बजट का बड़ा अहम किरदार है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलखुसूस कर्जों के हवाले से और मुल्की मैशत के हवाले से बात की। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो मुल्की मैशत है और जो कर्जों का हजम है वो इस कदर बढ़ा दिया है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो किसी गहरे गड्ढे में जा गिरी हैं। तो क्या वाकई ही किसी गहरे गड्ढे में जा गिरी हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो कर्जे तो इनकी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा लिए थे और हर आने वाली गवर्नमेंट, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, और चाहे जो ये कह के आए कि हम कर्जे नहीं लेंगे और फिर उन्होंने कर्जे लिए वो हो, तो इसमें भुगतते तो अवाम ही हैं। कर्जे तो तमाम हुकूमतें लेती रही हैं और वो जो हुकूमत लेती है तो अगली हुकूमतों को वो कर्जे देने पड़ते हैं। जी। मैंने आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में पहले भी ये अर्ज किया था, एक तजवीज़ दी थी कि कर्जों को की जो वापसी की मुद्दत है उसको कम करवाया जाए, बढ़ाने की बजाय कम करवाया जाए। ये जानबूझ के बढ़ावा देते हैं ताकि खुद ना देने पड़े, अगली हुकूमतों के ऊपर बोझ पड़े। मैं ये तजवीज़ पेश करता हूं कि अगर आज एक हुकूमत ने कर्जा लिया तो जब 5 साल पूरे हों तो वो अपने लिए हुए तमाम कर्जे वापस करके जाए, ताकि अगली हुकूमत को ये ना कह सके कि पिछली हुकूमतों ने ये किया। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना चलाते हैं। ये काम तो तभी हो सकता है कि जब ये मुत्तफिका तौर पर फैसला कर लें अपोजिशन वाले भी और गवर्नमेंट वाले भी कि हमने ये कर्जे जो लिए जाएंगे ये 5 साल खत्म होने तक आप ये कर्जे वापस करके जाएंगे। इसका यही हल है। सही। जवाबी हमले एक दूसरे के ऊपर ना करें, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गड्ढे में गिरा दिया, और दूसरी तरफ से शहबाज गिल का बयान आया कि आप अपनी तारीख देखें। हाँ, तो ये बात दुरुस्त है ना। तो ये इसका यही हल है कि आप कर्जे लेंगे तो आप कर्जे दे के ही जाएंगे। सही। बजट का बहुत ज़्यादा असर है और इसी वजह से बहुत सी ग्रुप बंदियां भी होती जा रही हैं। सबसे पहले तो हम तरीन ग्रुप की बात करेंगे और पंजाब में बनने वाली ग्रुप की बात करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि आपने इस प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत से ग्रुप्स बनने जा रहे हैं और कल जो है वो 15 लोग जो हैं वो निकल गए पंजाब असम्बली के अंदर। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की। तो क्या देख रहे हैं कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है बुज़दार सरकार के ऊपर, और बदलती हुई जो सियासत है उसके
के ऊपर, क्योंकि तरीन ग्रुप जो है वो भी बहुत ज़्यादा मौसर होता जा रहा है। देखिए, मैंने आपको याद होगा कि 3 हफ्ते पहले ये खबर दी थी कि पंजाब से मजीद 20 अरकान डिफेक्ट होने वाले हैं, 15 तो उनमें हो से गए। 15 हो गए। केपीके से 10 होने वाले हैं, जिनमें से 5 सामने आ चुके हैं। इसी तरीके से मजीद वफाक से 19 MNAs वो सामने आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के छतरी के नीचे से निकल के अलहदा से प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ रही है। आप ये देखिए कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो पीटीआई की इमरान खान साहब की छतरी से लोग निकल के साइड पे हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो कश्ती है वो अब किनारे लगती हुई नजर नहीं आती। तो उसी वक्त में इमरान अपने आप को कश्ती से छलांग लगाते हैं जब उन्हें पता होता है कि ये कश्ती डूबने वाली है। सही। तो आप ये देखिए कि तरीन साहब के जो जैसे पंजाबी में हम कहें डावाडोल हो रही है। डावाडोल तो हो चुकी है, उसमें सही। छेद भी हो चुका है। सही। तो जो यानी डावाडोल के साथ आपने छेद कर दिया उसमें, यानी छेद पानी भी- निकलना शुरू हाँ, हो गया, पानी उसमें आना शुरू हो गया। दाखिल होना शुरू हो गया। तो जब पानी दाखिल होगा तो वो उसके बोझ से वो डूब जाएगी। तो पंजाब में और वफाक में जो तरीन साहब के लोग हैं उन्होंने प्रेशर जनरेट किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि फौरी तौर पर बजट से पहले उन्होंने पंजाब से अपने फंड्स ले लिए। और सबसे बड़ी तो MNAs MPs की यही होती है कि उनको फंड्स मिले, क्योंकि उन फंड्स में उनके तरक्याती काम भी होते हैं और उनका अपना भी राशन पानी बन जाता है। लेकिन ये बजट के ऊपर प्रेशर भी है, क्योंकि बजट भी तो तस्लीम करवाना है। हाँ, और उसके लिए तो आप वो फंड्स ले भी दे जारी के करने देखें, वो पड़ेंगे। सही। NRO जो है ना, वो यही तो NRO है सही। कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने भी ले लिया और जो इमरान खान साहब ने भी ले लिया तरीन ग्रुप से, और अब वो जो 15 मजीद डिफेक्ट हुए हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी फंड्स मिलें और वो फंड से उनका भी ज़रा राशन पानी चले और उनके इलाके में भी, उनके हलकों में भी तरक्की हो। और ये वही लोग हैं, आप ये बात याद रखिएगा कि जितने लोग पीटीआई की कश्ती से छलांग लगाते जाएंगे वो अपने हलकों की सियासत में कामयाबी को कंफर्म करते जाएंगे। जितने इमरान खान साहब के साथ रह जाएंगे अगले आने वाले इलेक्शन में वो कामयाबी के अपने इम्कानात को उतना ही कम करते चले यानी जाएंगे। आपको वो कश्ती डूबती नजर आ रही है और वो लोग आपको तो उसमें जितने डूबते डिफेक्ट हुए हो नजर रहे आ हैं वो उन्होंने अपने हलकों में अपनी कामयाबी को बचा लिया है। यानी जो छलांगे लगा रहे हैं वो बचा रहे हैं और जो कश्ती में मौजूद हैं वो डुबा रहे हैं और वो खुद भी डूब रहे हैं। साथ ही बात करेंगे एक और जो तलवार लटक रही थी वो पीडीएम की सूरत में थी कि पीडीएम जो है वो टफ टाइम देगी हुकूमत को, और वो सारे इकट्ठे भी इसीलिए हुए थे कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनको हमने किसी ना किसी तरीके से गिराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीडीएम के अंदर इतने ज्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं। नून लीग की सबसे पहले बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के वापसी के मौक़िफ़ से, जब से शहबाज शरीफ ने उनकी वापसी की बात की है तो नून लीग में किसका बयानिया चलेगा? क्योंकि देखा जाए तो मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब हैं और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उन्होंने बड़ा जारहाना किस्म की बातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही मुतहम्मिल मिजाज होकर बातें की हैं। तो किसका बयानिया चलेगा नून लीग? देखिए, पीडीएम में पिछले प्रोग्राम्स में मैं कह चुका हूं कि पीडीएम अब इलेक्शंस की तैयारी में चली गई है। अब उनकी पीटीआई की मुखालफत उनका मकसद नहीं रहा। सही। और पीपल्स पार्टी और लेकिन अलायंस तो अभी भी वो ठीक मौजूद है, है। वो अलामती तौर पे रहेगा। अच्छा। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल के इलेक्शन में दो बड़ी पार्टियों के तौर पर एक दूसरे के सामने होंगी। अगले इलेक्शन में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगी और दोनों को वोट ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आने की वजह से जी तहरीक इंसाफ भी है। तहरीक इंसाफ अब उस लाइन से निकल गई है। अच्छा। आप देखें कि पिछले 13 इलेक्शंस में से 12 इलेक्शंस पे तहरीक इंसाफ हार चुकी है और उनमें से अक्सर में वो 5वीं और 6ठी पोजीशन पे आई है। तो इसलिए वो दौड़ से बाहर हो गई है। ये आप ज़िमनी इंतखाब के नतीजे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी कारकर्दगी और ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे तेजी से गिरते हुए गिराफ के ऊपर उसके मैं हवाले से ये सारी बात कह रहा हूँ। तो इसलिए अगले इलेक्शंस तो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान होंगे और इसीलिए वो एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। पीपल्स पार्टी का ये कहना कि वो पीटीआई को टफ टाइम देंगे बिलावल साहब के हवाले से, ये गलत है। असल में वो टफ टाइम दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब की जो लाइन है वो वही असल पॉलिसी समझी जाएगी। जो शहबाज शरीफ साहब की लाइन है
उसको पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाए। किसका बयानिया? यानी कि आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब का बयानिया बहुत जारहाना किस्म का। अगर देखा जाए तो कल शायद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये हमसे माफ़ी मांगे, उसके रद्द अमल में परवेज़ अशरफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वो भी सामने आए। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म आमने सामने आ गए और उन्होंने कहा कि हम नहीं माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ को सामने रखा गया और इस्तीफ़े की पॉलिसीज़ के खिलाफ तो हम शुरू से ही नहीं जाने खिलाफ थे और इस्तीफ़े की तरफ तो हम जाने नहीं चाह रहे थे और ये खुद भी नहीं गए इस्तीफ़े की तरफ। माफ़ी वाला मामला है, ये सिर्फ ये मामला है कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आके अवाम के जो जज्बात हैं उसको बढ़ा रहे हैं ताकि वो उनके जो वोटर्स हैं वो चार्ज हों। अदरवाइज इसमें और कोई चीज़ नहीं है, वरना उनकी माफ़ी बनती नहीं है। आप सियासतदान हैं, आप पार्टियां हैं, वो 10 पार्टीज थी, वो निकल गई। उनका कहना था कि सेनेट के हवाले से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए। तो हर पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है ना। देखिए एथिक्स जरूर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ एथिक्स हैं? सही एथिकली तो उनको पीपल्स पार्टी को वैसा ही करना चाहिए था जैसे PMLN कह रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए कोई किसी पार्टी का मातहत तो है नहीं, हर पार्टी इंडिपेंडेंट है। अगर कोई अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहती है तो चले। सही, यानी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। देखना यह है कि अगले इलेक्शन में कौन किसको कितना टफ टाइम देता है और तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई नज़र आती है। ये तमाम सूरत हाल जो है इलेक्शन तक वाजे हो जाएगी। और चीफ जस्टिस साहब के बयान को, जस्टिस गुलजार साहब के बयान को हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन एक्शन है। मैंने जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को एक मॉडल से सूबे के तौर पर दिया जाता है मौजूदा हुकूमत में, लेकिन इसी मौजूदा हुकूमत में ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डिक सर्जन है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि कारोबारी लोगों ने अमराज़ क़ल्ब के जो लोग हैं उनको और अमराज़ क़ल्ब के जो इदारे हैं उनको महज पैसे बटोरने के लिए बना दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मॉडल लेटलिटी है वो कहाँ नज़र आती है, क्योंकि इस इंकशाफ के बाद तो सारी हकीकत और पोल खुल गया। PTI की गवर्नमेंट के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जब उनका इक़्तिदार अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है तो उनके उस मॉडल सूबे में जिस पर वो दावा करते हैं कि वो उनके लिए बाकी सूबों के लिए काबिल तकलीद है, वहाँ पर अगर एक कार्डिक सर्जन हो तो वो सूबे की इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मरीज़ों को किस तरीके से उनको अकोमोडेट करते होंगे। सही, जैसे कि कहा गया कि जितने भी नॉन क्वालिफाइड सर्जन हैं उन्हें सर्जरी ना करने दी जाए और जो क्वालिफाइड हैं और जो सर्टिफाइड हैं वहाँ उनकी तैनाती अमल में लानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अब तक जो दूसरे डॉक्टर्स थे जिनको इजाज़त नहीं थी वही लोगों के इलाज और ऑपरेशंस करते रहे और जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अमवात होती रहीं। तो ये तो बात जो है वो PTI की गवर्नमेंट और उन अमवात की जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। उनकी जिम्मेदारी तो जाहिर है कि KP के गवर्नमेंट और जो PTI गवर्नमेंट है उन्हीं के ऊपर आती है। लेता कोई नहीं है, नहीं लेते जिम्मेदारी तो कोई शख्स हमारे मुल्क में लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अहम बात है वो तो गवर्नमेंट गवर्नेंस पर ही जिम्मेदारी आती है। तो इसलिए इस पर तो बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के मुताबिक फौरी अमल करने की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क की अगर तिब्बी मैदान के हवाले से बात की जाए तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें नज़र आते हैं और इस तरह के बहुत सी जगहों पे पता चलता है। जैसे कि अभी चंद दिन पहले की खबर है कि एक हॉस्पिटल के अंदर वहाँ का जो चौकीदार है वो उसने ऑपरेशन कर डाला मरीज़ का। तो ये तमाम सूरत हाल है और इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कहीं से भी नहीं किया जा रहा। किसी किस्म का हुकूमती जो है एक्शंस नहीं लिए जा रहे, सिर्फ बातें होती हैं और इस खबर को भी बल्कि दबाया गया। इस तरह की बहुत सी और खबरें हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। एक्शन कहाँ है? अच्छा, एक्शन तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बातें हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जो उनके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन हैं, वो सारा दिन टीवी के ऊपर लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। वहाँ पर होता कुछ भी नहीं है। अवामी मसाइल, अवामी मामलात को नज़रअंदाज किया जाता है और अवाम ही पिस रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से इस टॉपिक से आगे भी बढ़ जाएँ तो ये जो रिंग रोड का मामला आया, जो पंजाब की 6000 से ज़्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का मामला है, जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तामीरात का मामला है, उन मामलात की तरफ तो जाहिर है कि उनका ताल्लुक तो डायरेक्ट अवाम के साथ है। मुझे खानेवाल से एक साहब हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला इतना ज़्यादा शुरू है कि शहर का शहर तब्दील हो गया है। अब गलियों में, बाज़ारों, गलियों में
अगर लोगों के घरों की जगह पर दुकानें और प्लाजे बनेंगे तो शहर का नक्शा बदल जाएगा, तो कौन जिम्मेदार है? ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनका मौक़िफ़ है और इस हवाले से आपके पास सबूत हैं? जी बिल्कुल मेरे पास है। मैं उसके वो आप जो खानेवाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खानेवाल की तमाम जो गलियां मोहल्ले हैं, उनको आप चेक कर लेंगे तो वहां तो आपको दुकानें और प्लाजे गलियों के अंदर मौजूद। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे, आगे रिंग रोड की तरफ अगर आप चलें, रिंग रोड के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये तो उन्होंने अहकामात दिया इक्तिबी मैदान के हवाले से, उन्होंने कार्डिक की सिचुएशन को देखा और एक कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ही सर्टिफाइड कार्डिक है। साथ ही साथ उन्होंने स्टेट बैंक की जो अपील है उसके ऊपर भी बात की, गोल्डन शेक के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के जितना भी अमला है इसको इसकी नाअहली के ऊपर फारग कर देना चाहिए। फारग करने की भी बातें होती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सिर्फ बातें होती हैं, चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं उनको भी बरहमी में लेकर जो है मामलात को सल्यूशन की तरफ ले चला जाता है और फिर अब बीच में मुआहदे हो जाते हैं और बहुत सी तावीलें पेश कर दी जाती हैं कि क्यों नहीं जो है हर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी का सबूत देता और क्यों नहीं अमली तौर पर सजाएं और होती और लोगों को फारिग किया जाता? अच्छा, गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वहाँ पर उन्हें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हों या जूनियर हों, उनको एक चूँकि तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, इसलिए उनमें एक आम तौर पर काम ना करने का रुझान पाया जाता है और उनमें जो सुस्ती और नाअहली का एलिमेंट है वो आ जाता है। यहाँ पर जो गोल्डन शेक हैंड वाली बात है, ये इसमें ये नाअहली और सुस्ती तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इन तमाम लोगों को जो भी लमसम दे के फारग करके IMF के लोगों को वहाँ पे लाया जाएगा और ये बात बहुत खतरनाक है। वर्ल्ड बैंक अपना स्टेट बैंक के हवाले से पहले भी बात आ चुकी है कि वो IMF के हाथों में जा रहा है, तो इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान का मालियाती इदारा है और इसमें किसी किस्म के IMF के गैर ज़रूरी तौर पर इंडक्शंस को बहरहाल रोका जाए। वो इसमें तो गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं उनके किरदार की भी हमेशा सरजनिश की जाती है। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने भी बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, लेकिन हमेशा उनके किरदार को ये पॉइंट आउट किया जाता है कि ये IMF की तरफ से प्रोजेक्टेड हैं। जी, पाकिस्तान में हमेशा ही स्टेट बैंक के गवर्नर IMF की तरफ से ही आते रहे हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना आते रहे हैं वो भी IMF के ही लोग आते रहे हैं। इवन पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ, जैसे शौकत अजीज़ हैं, मोइन कुरैशी हैं, तो वो IMF से ही आते रहे, वर्ल्ड बैंक से ही आते रहे। तो ये तो पाकिस्तान का एक अलमिया तो है ना कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक, गवर्नर स्टेट बैंक तक और कुछ गवर्नर्स तक भी वहाँ से, और मिनिस्टर्स भी पाकिस्तान में जो वज़ीर ख़जाना हैं वो वहीं से, उन्हीं का ताल्लुक होता है और यही समझा जाता है कि जो वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ लिंक्ड होगा वही हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वो हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा। हालांकि वो सहूलतें नहीं पैदा करता, वो सहूलतकार उन्हीं इदारों का बनता है। सही, वो उन्हीं इदारों के सहूलतकार होते हैं, लेकिन हमें भी अपनी पॉलिसीज़ की तरफ देखना और सोचना होगा। जैसे बहुत सी बेज़ाब्तियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ रिंग रोड के हवाले से भी बात करेंगे। रिंग रोड का जो अब मसला है वो एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। एंटी करप्शन ने भी छापे मारे और बहुत से जो हैं रिकॉर्ड्स उनको अपने हाथ में ले लिया। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट इसके अंदर हुई है। अब देखना ये है कि क्या ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, क्योंकि फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इस मसले को हमने अपने ही दौरे हुकूमत में ख़त्म करके जाना है। तो क्या ख़त्म होता नज़र आता है? रज़ा, रिंग रोड के बारे में कुछ हक़ाइक़ मैं बयान कर दूं। एक तो ये है कि जो बहरिया टाउन फ़ेज़ 9 में जो लेआउट प्लान था वो नहीं था, लेआउट प्लान नहीं था और उन्होंने एक्चुअली 50,000 कनाल ज़मीन बेच दी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में लेआउट अप्रूवल 7,500 कनाल की थी, इन्होंने 60,000 कनाल ज़मीन बेच दी, जबकि ज़मीन की अप्रूवल 7,500 कनाल थी। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल नहीं थी और इन्होंने 10,000 कनाल ज़मीन बेच दी। नोवा सिटी के पास भी कोई अप्रूवल नहीं थी, इन्होंने 30,000 कनाल ज़मीन बेच दी। और फिर इसकी जो हाइट क्लियरेंस थी, हर हाउसिंग सोसाइटी जो एयरपोर्ट के करीब होती है उसको एक हाइट के लिए क्लियरेंस दी जाती है जो सिविल एविएशन देती है, वो एक दिन में इनको अप्रूवल मिल गई बिकॉज क्योंकि वो एविएशन के जो मिनिस्टर हैं उनका इसमें इस नोवा सिटी में अमल दखल है। इसी तरीके से M2 से हकला इंटरचेंज की बात की जाती है और हकीकत यह है कि 2018 में फ़ाइनल होने वाली पुरानी अलाइनमेंट को तब्दील किया गया है।
रवात से ठलियां मुकम्मल लूप था और अब फाइनल लूप तब्दील कर दिया गया है। M2 पर रवात से मूरत तक फाइनल लूप तब्दील हुआ और कैपिटल स्मार्ट सिटी को हुकूमत ने अपने खर्चे पर इंटरचेंज दिया। अच्छा, अब जो अहम चीजें सामने आई हैं कि ये जो तमाम इंकशाफात रिपोर्ट्स में हैं जो रिपोर्ट जो कहती है, मैं रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट में अटक लूप और पसवाल जिगजैग को गैर कानूनी करार दिया गया। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफराद ये तमाम, ये नवीद साहब, ये तो तमाम इदादो शुमारात हैं और इनकी देखा जाए तो एक लंबी और तवील लिस्ट निकल आएगी। मुझे ये बताना है, मुझे ये जानना है कि क्या हम अपनी आवाम के लिए ये बात कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इस गवर्नमेंट के अंदर जो है ये स्कैंडल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या ये आगे तक जाएगा और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आएंगे? ये स्कैंडल ख़त्म नहीं होगा, ये स्कैंडल शुरू हुआ है। अच्छा, इस स्कैंडल के साथ ये देखिए, ये रिंग रोड के साथ 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं और इतना बड़ा स्कैंडल आया है, तकरीबन 130 अरब रुपए का ये स्कैंडल सामने आया है। जबकि एक नया स्कैंडल सामने आया है जो मैंने न्यूज़ भी दी है कि 6000 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ पंजाब में गैर कानूनी तौर पर अप्रूव हुई और उनके ऊपर काम हुआ। अब 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ का इतना बड़ा स्कैंडल है तो 6000 का कितना बड़ा स्कैंडल होगा। इसके अलावा आप ये देखिए, ये अभी मंजर आम पर आना बाकी है। ये आ चुका है, वो भी आ चुका है, वो मैंने खबर दे दी है। अगली बात आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जो जिसके ऊपर बात ही कोई नहीं करता, वो है 1.38 बिलियन डॉलर्स, 1200 अरब रुपए का वो स्कैंडल है कि जो IMF ने पाकिस्तान को फंड्स दिए कोरोना को निपटने के लिए, लेकिन उनसे ना तो कारोबारी हल्के को पैसे दिए गए, वो इसलिए दिए गए थे कि ताकि लोगों का जो कारोबार मुतासर होता है उनको सहारा दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो वो तमाम का तमाम स्कैंडल, वो जो 1200 अरब है वो कहाँ गया? तो उसका कोई हिसाब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, हुकूमत भी खामोश है। ये जितने घपले और जितने स्कैंडल्स और जितनी बेज़ाब्तगियाँ इस वक्त इस गवर्नमेंट में हो रही हैं, इनका बयानिया तो था करप्शन के खिलाफ। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोबारा से इसीलिए उठ के सामने आ रही हैं कि वो बयानियां पिट रहा है। हालांकि कहा जा रहा था कि वो चोर गवर्नमेंट्स हैं और लोग अब उन्हीं चोरों को दोबारा से वोट देने पर मजबूर हैं। थोड़ा से बात करेंगे पानी के हवाले से भी, क्योंकि देखा जाए तो तरबेला डैम में भी जो पानी का ज़ख़ीरा है वो डेड लाइन तक पहुँच चुका है, ये बात की गई है अनफॉर्चुनेटली। और कराची में जो है पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कराची जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस है, हालांकि समंदर के साथ है लेकिन वहां पर पीने को साफ पानी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्योंकि अवाम की बात कोई नहीं कर रहा। वफाक और सिंध के अंदर तो झगड़ा जारी है। सिंध कहता है कि हमें वफाक पानी नहीं देता, वफाक कहता है कि हमने आपके हिस्से का पानी आपको प्रॉपर दे दिया है। लेकिन इस झगड़े में हुकूमती जंग तो है लेकिन अवाम बेचारी बेबस है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कराची की अवाम हो या वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से की, बहरहाल वो जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की हुकूमतों की ही है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। दोनों तरह की सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर उससे बच नहीं सकती। असल मुतासर तो अवाम होते हैं। तो कहाँ वफाकी हुकूमत ने इस पर अपना किरदार अदा किया? चाहे वो नून की हुकूमत आई हो या पीपल्स पार्टी आई हो या अब ये PTI की हुकूमत है, किसी हुकूमत ने वफाक की तरफ से कराची के मसाइल को या सिंध के या मुल्क के दूर दराज के इलाकों के मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की। जो कराची में हुकूमत है पिछले काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बराह रास्त बनती है। सही, लेकिन पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है, एब्सोल्युटली है। सिर्फ कराची ही नहीं, आप इस्लामाबाद पर रावलपिंडी को देख लीजिए, आप बलूचिस्तान के मसाइल को देख लीजिए, आप जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं KPK में जो मर्ज हुई हैं उनमें पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा और बहुत सारे मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि हल तलब हैं और ख़ास जैसा पानी का मसला उठ रहा है, तरबेला के अंदर पानी ख़त्म हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हुकूमत को डैम्स बनाने की तरफ जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।